वेल डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के बाद आपके सामने दिया गया है लिसन एंड रिस्पॉन्ड, जिसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है। इसमें क्या करना है आपको कि यू लिसन टू ए स्पीकर, आप एक स्पीकर को सुनेंगे, टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी, जो कि डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात करेगा। कि आप जानते हैं कि डिजिटल लिटरेसी क्या होता है, कि जैसे कि आजकल की जो ये दुनिया है ये आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण है, और आधुनिक तकनीकी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसको हम बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी। तो उसके बारे में वो स्पीकर आपको बताएगा। आगे आपको इसमें करना क्या है कि एजुलेशन, जैसे कि आप उसकी बातों को सुनेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आपके सामने जो सेंटेंस दिए गए हैं आप इनको पूरा करेंगे विद 1 to 3 एग्जैक्ट वर्ड्स दैट यू हियर, कि जो भी आप उस स्पीच में सुनेंगे, जो भी स्पीकर बोलेगा, उसमें से 1 से 2-3 जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सटीक यानी कि पक्के एग्जैक्ट वर्ड आपको यहाँ पर लिखने हैं, जो कि आपको सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो जो इसकी ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके बुक में ही दी गई, यानी कि जो स्पीकर वो बोलेगा उसकी जो पूरी डिटेल आप ही के बुक में दी गई है, जो कि पेज नंबर 259 में यानी कि 259 में दी गई है। तो यहाँ पर जो पहला जो सेंटेंस है वो है कि लिटरेसी दिस डेज इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज़, यानी कि जो लिटरेसी है आजकल कुछ योग्यताओं को शामिल करते हुए, योग्यताएं क्या हैं वो आपको उस ट्रांसक्रिप्ट में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा उसके लिए हमें उस ट्रांसक्रिप्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझना होगा और उसको पढ़ना होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 259 पर। तो जो आपका पेज नंबर 259 है वो ये है, जिसमें आपको यूनिट 1 में लिखा है कि हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो जो स्पीकर आपको कहेगा, जो बोलेगा, वो पॉइंट नंबर 1 ये। इसमें आपको इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। तो इसमें लिखा है कि यू लिसन टू ए स्पीकर टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी, वो सारी बात आपके सामने बिल्कुल वही है जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एज यू लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद 1 to एग्जैक्ट वर्ड्स दैट यू हियर, यानी कि आपको 1 से 2-3 वर्ड आपको एग्जैक्ट तरीके से लिखने जो कि आप सुनते हैं। तो इसमें लिखा है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस एन एसेंशियल स्किल इन आवर डेली लाइफ, यानी कि जो हमारा जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण एक स्किल के बारे में बात करना चाहेंगे। इसमें लिखा है कि डिजिटल लिटरेसी, जिसका नाम है डिजिटल लिटरेसी, यानी कि आधुनिक तकनीकी को समझने की जो शिक्षा है। इसमें लिखा है कि अर्लियर, पहले की जो बातें हैं, लिटरेसी मीन जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि शिक्षा का सिर्फ यही मतलब था कि पढ़ना और लिखना। नाउ, लेकिन जो अब है, इट इंक्लूड्स, अब इसमें शामिल हो जाते हैं द एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल टूल्स एफिशिएंटली एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो इसमें और भी चीज़ें शामिल हो जाती है कि जो डिजिटल जो टूल है उसको अच्छे तरीके से प्रयोग करना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से इन दोनों वर्डों को उठा करके, डिजिटल टूल इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों वर्डों को उठा करके आपको यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है उसको आपको पूरा करना है कि लिटरेसी दिस डेज इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज़। यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ते हैं डिजिटल टूल इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली, आप इन दोनों वर्डों को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लिख देंगे तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको जो ये चारों सेंटेंस है ऐसे ही पूरे करने हैं। तो आपको इसके लिए इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। पढ़ते पढ़ते आप इन दोनों तरीके को बड़े ध्यान से देखेंगे कि पहले आपको इस सेंटेंस को देखना होगा, इस सेंटेंस में आगे क्या आने वाला है, और वही सेंटेंस आपको इस पूरे स्क्रिप्ट में ढूंढना होगा। इतना आपको ये जो एक्टिविटीज़ है आपको खुद करनी होगी। इसके बाद आपके सामने स्पीकिंग एक्टिविटी, जिसमें आपको हिस्सा लेना होता है। किसमें है, टर्न कोट इज़ अ टाइप ऑफ सोलो डिबेट, जिसका नाम है टर्न कोट, जो कि एक सोलो डिबेट है, यानी कि इसमें आपको अकेले जा करके बोलना होगा। वेयर, जहाँ पर द स्पीकर आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक, ही आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें जो स्पीकर है या तो उसके फेवर में बोलेगा, कि फेवर में बोलेगा तो उसके लिए आएगा फॉर, अगर आपको उसके खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है तो आपको यूज़ करना होगा अगेंस्ट। स्विचिंग साइड्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें जो आप एक साइड जो कि आप चुनेंगे उसके लिए आपके पास समय एक लिमिटेशन भी होगी, यानी कि आपको इतने समय में बोलना होगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें आपके लिए लिखा है कि चूज योर टॉपिक, अपने टॉपिक को चुनिए, एंड स्पीक फॉर एंड अगेंस्ट फॉर, कि आपको इसके फेवर में बोलना है या फिर इसके अगेंस्ट बोलना है, यानी कि खिलाफ बोलना है। नॉट मोर देन 1 मिनट ईच, यानी कि दोनों टॉपिक के लिए आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं है। तो जो पहला टॉपिक है वो है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, यानी कि अपनी भाषा के अलावा यह है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी नई भाषा को भी सीखें। तो इसके बारे में आपको क्या बोलना है, इसके फेवर में क्या बोलना है, इसके अगेंस्ट आपको क्या बोलना है, उसके लिए आपके पास 1-1 मिनट दोनों पॉइंट के लिए रहेंगे। टॉपिक नंबर 2 है कि लर्निंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर यंग, यानी कि सीखना तभी संभव हो सकता है कि जब आप जवान हो, यानी कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। तो इस बारे में आपको यहाँ पर अपने आर्गुमेंट पेश करने हैं। तो यहाँ पर नीचे आपके सामने कुछ गाइडलाइन दी गई, यानी कि आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको इसके अनुसार चलना है। तो इसमें लिखा है कि बिगिन विद स्पीकिंग फॉर द टॉपिक फॉर 1 मिनट,
यानी कि अगर आप 4 के लिए टॉपिक को शुरू करते हैं तो आपके लिए आपके पास जो समय है वो है 1 मिनट। दूसरा पॉइंट है कि योर टीचर विल सिग्नल दैट इट इज़ टाइम टू स्विच साइड, यानी कि उसके बाद आपके जो टीचर आपको संकेत दे देंगे कि जब आपका 1 मिनट का समय समाप्त हो जाएगा तो आप दूसरे पक्ष को बोलना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो तीसरी बात है इसमें लिखा है कि देन स्पीकर अगेंस्ट द टॉपिक फॉर 1 मिनट। उसके बाद जब आप दूसरी तरफ बोलना स्टार्ट कर देंगे तो उसके लिए भी आपके पास 1 मिनट का टाइमिंग है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ हिंट दिए गए हैं कि जब आप इस बात को बोलने के लिए शुरू होंगे तो आपके सामने कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि यू मे यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंस प्रॉम्प्ट, यानी कि जब आप अपने टॉपिक को शुरू करेंगे कि अगर आप उसमें 4 के लिए बोलेंगे तो आप इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उसमें अगेंस्ट को बोलेंगे तो आप इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने 4 के लिए बोलना है तो कहते हैं कि टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द टॉपिक, उसके बाद आप शुरू कर। और अगर आपको इसके विपरीत बोलना है, अगेंस्ट में बोलना है, तो आप इसको यूज करेंगे कि ऑन द कंट्री, यानी कि इसके विपरीत, ऑन द अदर साइड, इसके विपरीत। तो आप इन सारे शब्दों को यूज़ करके अपने डायलॉग्स को, अपने सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आगे भी कि माई फर्स्ट आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ, यानी कि इसके फेवर में मेरा जो पहला आर्गूमेंट वो ये है, उसके बाद आपको बोलना शुरू करना है। इसी तरीके से देयर आर 2 साइड्स टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक की 2 साइड है जो कि कुछ इस प्रकार है। आगे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आई वॉन्ट टू मैंशन दैट, जो कि मैं मैंशन करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। आगे इसमें आपको बताएगा कि देयर इज़ नो डाउट, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि, इसके बाद अपने सेंटेंस को आप शुरू कर सकते हैं। आगे इसमें आपको हिंट और दिया गया है कि इन एडिशन टू दैट, यानी कि इसके साथ साथ आगे कुछ और भी बात है, मोर एवर, ज़्यादातर, आई फील, जो कि मुझे लगता है, फिर आप इसमें अपनी बातों को शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है अगेंस्ट में कि इफ़ आई कुड मेक अ पॉइंट हियर, कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर बता सकूँ तो वो ये है, तो यहाँ पर आप इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। आगे यहाँ पर अगर आप फेवर में बोलना चाहते हैं, कुछ पॉइंट आपके सामने और भी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आई स्ट्रांगली फील, यानी कि मैं एकदम बड़े तौर पर यह महसूस करती हूँ। आगे आप इसमें कहते हैं कि आई एम प्रेटी श्योर दैट, कि मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। तो इस तरीके के शब्दों को लेकर के आप अपनी स्पीच को पूरा कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट इसमें आपके सामने और भी हैं कि अगर आप फेवर में बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि आई हैव अ रीज़न टू बिलीव, यानी कि विश्वास करने के लिए मेरे पास कारण यह है कि, ऐसा आप यूज़ करके बोल सकते हैं। आगे आप इसमें कह सकते हैं वेल आई एम नॉट श्योर, कि हाँ हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, वेदर यू कैन रियली, कि आप सचमुच में कुछ ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी बातों को आगे यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि देयर इज़ नो डाउट, कि यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं है कि, इसके बाद आप अपनी बातों को जोड़ सकते हैं। और आगे है कि सो, इसलिए, टू पुट इट, इस बात को रखने के लिए, इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में, तो ऐसा कुछ करके आप अपनी इन बातों को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास 1-1 मिनट का समय मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो ये वर्ड्स हैं आप अपने अध्यापक की सहायता से इनको सीख करके अपने स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। इसके बाद आ जाता है राइटिंग पोर्शन, जिसमें राइटिंग टास्क आपके लिए, यानी कि आपको कुछ लिखना है। इसमें क्या लिखना है आपको इसको बड़े ध्यान से सुनना व समझना होगा। तो इसमें लिखने के लिए आपको बात बताई गई है कि एज ए सोशली रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, की एक सामाजिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, यू स्ट्रांगली बिलीव, आप पूर्ण रूप से यह विश्वास करते हैं कि दैट स्टूडेंट कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन प्रमोटिंग अडल्ट लिटरेसी, यानी कि जो वयस्क जो शिक्षा होते हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाए, तो उनकी शिक्षा को सामने रखने के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं, जो कि आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं। आगे इसमें आपको करना क्या है, इसमें है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि जो आपका जो स्थानीय न्यूज़पेपर है उसके संपादक को आपको एक लेटर लिखना है, एम्फेसाइजिंग, यह जोर देते हुए, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन अडल्ट लिटरेसी कैंप्स कंडक्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आजकल के जो अन्य जो संस्थाएं चल रही हैं उनके द्वारा जो अडल्ट लिटरेसी के जो कैंप चलाए गए हैं, उसमें स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि स्टूडेंट्स की जो भागीदारी है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने लेटर में आपको डिस्कस करना है कि डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ सच इनिशिएटिव, यानी कि इस प्रकार के पहल का जो बेनिफिट होगा उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, स्टूडेंट्स के लिए और समाज के लिए। सजेस्ट, फिर आप यहाँ पर आप सुझाव भी देंगे, सजेस्ट इफेक्टिव वेज, की कुछ जो तरीके हैं उसको आप सुझाएंगे, टू स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता को फैलाने के लिए, एड इंकरेज, और उनको इंकरेज करने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए, मोर स्टूडेंट्स टू वॉलंटियर फॉर दिस नोबल कॉज, यानी कि जो ये बहुत अच्छा जो कार्य है कि जो प्रौढ़ जो लोग हैं, जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनको पढ़ाने के जो कार्य हैं उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले।
तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है जो कि आपके लोकल न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वहाँ के लिए। तो इसमें आपको आगे बताया गया कि अ लेटर टू द एडिटर इज़ अ फॉर्मल लेटर, यानी कि ये एक फॉर्मल लेटर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लेटर है वो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो लेटर टू एडिटर है ये पूर्ण रूप से एक फॉर्मल लेटर है। इसमें बताया गया है कि अ लेटर टू द एडिटर इज अ फॉर्मल लेटर इन विच, जिसमें द राइटर गिव्स सजेशन, जिसमें जो लिखने वाला है जो राइटर वो कुछ सुझाव देता है, एंड क्रिएट्स अवेयरनेस और जागरूकता को बढ़ाता है, ऑन एन इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो पब्लिक के हित में जो एक टॉपिक होता है, जो वजह होती है, उस पर वो अवेयरनेस जगाता है यानी कि जागरूकता बढ़ाता है, और एन इश्यू ऑलरेडी रेज्ड इन एन आर्टिकल, राइटअप एंड पब्लिश लेटर, और कोई ऐसा इश्यू जो कि पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है उसके बारे में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं जब आप अपने इस लेटर को लिखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि जो इसका फॉर्मेट है। तो सबसे पहले उसमें लिखेंगे नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, 4 to 5 वर्ड्स इन टाइटल केस, यानी कि उसमें आपको ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ 4 से 5 शब्दों का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको लिखना है कि सैल्यूटेशन में सर, मैम, जैसे कि आप कहते हैं कि रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम। उसके बाद फिर आपको बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी पूरी बात कह देनी है, जो कि जनरली कम से कम 3 पैरा में होनी चाहिए। जो कि पैरा नंबर 1 रहेगा उसमें आपको क्या बात लिखनी है। पैरा नंबर 1 में आपको लिखना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना है। एंड साथ साथ इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम के बारे में बताते हुए यहाँ पर रेज द इश्यू बाय साइटिंग 1 लेटेस्ट न्यूज़ आइटम, सर्वे रिपोर्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पर जो आपको जो प्रॉब्लम बतानी है उसमें जो आपने जो लेटेस्ट जो न्यूज़ देखी है और उसमें जो उसके पॉइंट्स देखे हैं, सर्वे किया है, सर्वे की जो रिपोर्ट है, या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू द आर्टिकल अबाउट। तो जो कि आर्टिकल आपने पढ़ा है यहाँ पर आपको उस आर्टिकल का नाम लिखना है, तारीख लिखनी है। इस तरीके से आपको अपने इस बॉडी ऑफ द लेटर को पूरा करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 2 दिया गया है कि एज ए कंसर्न सिटीजन, यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, यानी कि इस संबंध में जो ये जिम्मेदार नागरिक हूँ मैं, आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद आपके सामने आ जाएगा पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 2 में आपको करना क्या होता है, पैरा नंबर 2 में आपको बताना होता है कि एनालाइज द इश्यू इन टर्म्स ऑफ इट काउज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपने इशू पर बताया है इसका जो परिणाम होता है उसके बारे में आपको बताना होता है। यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेस वो परिणाम होते हैं। एनालाइज द इश्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स काउज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो कारण हैं और जो इसके परिणाम है इसके बारे में आपको बातें करनी होती है। तो इनको बताने के लिए भी आपके सामने 2 पॉइंट दिए गए हैं जिसकी हिंट की सहायता से आप इजीली आसानी से लिख पाएंगे। इसमें बताया कि द इशू एट हैंड इफेक्ट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो ये इशू है वो समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। एंड इसके बाद आप अपनी बातों को जोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि इट इज़ इम्पेरेटिव दैट, कि यह अनिवार्य है कि इसके बाद अपनी बातों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें आपके सामने कुछ और भी सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इट वुड बी बेनिफिशियल, यानी कि यह फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर इसमें आप अपना सजेशन दे सकते हैं। अगला है कि सच इनिशिएटिव नर्चर ए सेंस ऑफ, यानी कि इस तरीके का जो पहल है वो इस प्रकार की बातों को आगे बढ़ाएगा, यानी कि उसको सपोर्ट करेगा। इसमें आप अपना सजेशन दे सकते हैं। आगे है पॉइंट कि बाय एंगेजिंग इन दीज प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे प्रोग्राम में अगर हम विद्यार्थियों को शामिल करते हैं तो ऐसा करके ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर जो हिंट है आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर पैरा नंबर किस बारे में होता है, इसमें आपको क्या क्या बातों पर ध्यान देना है, इसमें आपको बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑफर सजेशन, यानी कि जब आप इस सारी प्रॉब्लम को समझा चुके हैं, उसके कारण को बता चुके हैं, तो यहाँ पर आपको उनको सुझाव देने हैं, सॉल्यूशन समाधान देना है। फिर उसके बाद आपको रिक्वेस्ट करनी है टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज़, यानी कि जो संस्थाएँ उन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं आपको उनसे प्रार्थना करनी है। टू टेक द एक्शन लेने के लिए, यानी कि कोई कदम उठाने के लिए। एंड रिक्वेस्ट द एडिटर टू पब्लिश योर व्यू, और यहाँ पर आपको संपादक से भी प्रार्थना करनी है कि वो अपने व्यू को छापे। आगे इन बातों में आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं कि अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑन दिस इश्यू कुड बी, यानी कि इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। वन इफेक्टिव वे, यानी कि एक प्रभावशाली रास्ता यह है कि टू एड्रेस दिस माइट बी, जो कि हो सकता है। आगे इसमें अपनी बात कह सकते हैं। आगे अथॉरिटीज़ कुड कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि जो अथॉरिटीज़ हैं यानी जो संस्थाएं हैं वो इस तरीके से इन चीज़ों को लागू कर सकती हैं।
आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि आई ट्रस्ट दिस मैटर विल बी कंसिडर्ड, कि मुझे यकीन है कि इस मैटर पर ध्यान दिया जाएगा सीरियसली, गंभीरता से, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, यानी कि सभी लोगों के कल्याण के लिए। आगे आपके सामने एक कुछ हिंट और भी हैं जो कि है कि आई एम होपफुल, यानी कि मुझे आशा है, दैट नेसेसरी स्टेप विल बी टेकन टू, यानी कि जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि आई होप, कि मुझे आशा है कि दिस लेटर गेट्स पब्लिश्ड इन द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, यानी कि जो आपका जो कॉलम रहेगा उसमें इस लेटर को छाप दिया जाएगा। और आगे इसमें आपको बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि आप इस लेटर को कैसे फिनिश करेंगे, कि योर्स ट्रूली, यानी कि आपका भविष्य, इस तरीके से आप इस तरीके से वर्डों का यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको जो लैंग्वेज का है उसको आपको कैसे क्या प्रयोग करना है, तो इसमें आपको कुछ हिंट बताया गया है। तो इसमें है कि फॉर्मल, कि आपको जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल लिखनी है, यानी कि औपचारिक भाषा का प्रयोग करना है। क्लियर एंड स्पेसिफिक, एकदम स्पष्ट, और फालतू की बातें उसमें नहीं लिखनी, एकदम सटीक तरीके से जो अनिवार्य जो चीज़ें हैं और औपचारिक भाषा में ही लिखनी होती है। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट सेंटेंसेज, यानी कि छोटे सेंटेंस, और टू द पॉइंट, यानी कि जो कि सिर्फ और सिर्फ उस मतलब की बात करें जो कि आपको उसमें बतानी होती है। आगे है कि पर्पज़ स्टेटेड क्लियरली एंड कॉन्शियसली, यानी कि स्पष्ट रूप से आप अपने पर्पज़ को, यानी कि जो आपका उद्देश्य है उसको अच्छे से उसमें समझाएं। और जो अगला पॉइंट है वह है कि रिलेवेंट डिटेल टू बी गिवन, और जो उसमें जो डिटेल है वो उसी से जुड़ी हुई डिटेल होनी चाहिए जो कि आप मुद्दा उसमें उठा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके आपको एक लेटर लिखना है जो कि लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप जो लेटर टू एडिटर लिखेंगे वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है जो कि आप बड़े ध्यान से इसको समझ सकते हैं, और इसी के बेस पर आप अपनी तरफ से एक ऐसा ही लेटर लिख सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको बड़े ध्यान से देखें और इसको पढ़ने व सीखने समझने की कोशिश करें। इस तरह से। और एक वर्क हमारी तरफ से आपके लिए है कि आप जब इस लेटर को लिखेंगे तो इस लेटर का पूरा मीनिंग क्या है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट को ये सारी बात समझ में आ जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी नई बुक जो कि क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी ने अभी अभी लॉन्च की है, उसके पहले चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड के क्वेश्चन सीरीज़ को पूरा किया है। आई होप कि आपने एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा और उसमें आंसर क्या कुछ और कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।